गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मकाम्स ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सबका हमारे मकाम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मैं मोहम्मद अकरम आपको आज जो है वो अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर नंबर 2 में क्या है, इसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है, उसकी क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं, फिर उसके बाद नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। 6 समायोजन है जो भी हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। और इसके बाद कि भाई उनकी लेखांकन कैसे होगा, उनकी गणनाएं कैसे होगी, नए साझेदार के प्रवेश पर जो समायोजन है वो किस तरह से किए जाएंगे, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है, देखिए साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से मतलब होता है कि विद्यमान साझेदारों के मध्य समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, साझेदारों के मध्य जो विद्यमान समझौता होता है, साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते में परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। गठन कहलाता है। अब साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं क्या है, इसकी निम्न दशाएं है कि कब कब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। ठीक है, यानी नई फर्म बनती है। तो इसमें पहली दशा होगी जो अपन चैप्टर का नाम है हमारा, नए साझेदार के प्रवेश पर, यानी नए साझेदार का प्रवेश। दूसरा, विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन। लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन। नए साझेदार का प्रवेश, विद्यमान साझेदार के मध्य लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन। तीसरा आता है विद्यमान साझेदार की निवृत्ति, जिसको रिटायरमेंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, या उसका अवकाश ग्रहण करना, अवकाश ग्रहण करना। ओके, ये तीसरी परिस्थिति। चौथी परिस्थिति के साझेदार की मृत्यु हो जाना, किसी भी साझेदार की मृत्यु पर, साझेदार की मृत्यु पर। और 5वां आता है कि भाई अगर 2 फर्में अलग अलग हैं, उनको एक कर दिया जाए, एकीकरण कर दिया जाए, 2 मिला करके, तो 2 साझेदारी फर्मों का
दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं। ओके, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या है? साझेदारों के मध्य जो समझौता विद्यमान है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। और पुनर्गठन की ये दशाएं हो गई, पहला नए साझेदार का प्रवेश, फिर विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, यानी कि नया साझेदार नहीं आया लेकिन जो है अभी मौजूद उन्होंने अपने लाभ हानि अनुपात में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो वो होता है विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। विद्यमान साझेदार की निवृत्ति यानी कि उसका रिटायरमेंट या अवकाश ग्रहण करना, खुद ही उस लीव पे चले जाना, साझेदार की मृत्यु पर, और दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये दो दशाएं हम पढ़ेंगे, एक तो नए साझेदार का प्रवेश और विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, विद्यमान साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण करना, रिटायरमेंट और डेथ पर, और चौथा साझेदार की मृत्यु पर। तो ये भी आएगा उसका अगला चैप्टर, लास्ट साझेदारी फर्म का चौथा चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके अभी नहीं है, ये बीकॉम के अंदर आएगा, दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कि भाई नए साझेदार का प्रवेश क्या होता है। नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना। एक तो कोई भी व्यक्ति आएगा वो किस रूप में आएगा? स्वामी के रूप में, ना कि सिर्फ कर्ता के रूप में, काम करने के रूप में। ठीक है, वो तो नौकर होता है यानी कि सर्वेंट होता है, कर्मचारी होता है। तो साझेदारी व्यवसाय में किसी नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना और साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना, इसे हम कहते हैं नए साझेदार का प्रवेश। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ। अब इसका अगला मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 1932 की धारा 31 के अनुसार पुराने साझेदार जितने भी हैं उन सब की सहमति से ही एक नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। अदरवाइज अगर उनमें से कोई भी सहमत अगर नहीं है, कोई एक भी अगर सहमत नहीं है, तो नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। यानी सबकी सर्वसम्मति होना जरूरी है। ओके, तो ये ध्यान रखिए, ये है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार कि भाई विद्यमान जो साझेदार है, जितने भी साझेदार है वर्तमान साझेदार, तो उन साझेदारों की सहमति से ही एक व्यक्ति को फर्म के अंदर नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद कि एक नए साझेदार जो है वो जैसे ही साझेदार बन जाता है उस दिन से वो वहां से लेकर के भविष्य में फर्म के दायित्वों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। फर्म के लिए जो भी कार्य होंगे उसमें उसको भी उत्तरदायी माना जाएगा, रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। लेकिन जो उससे पहले के काम हुए उसके लिए वो जिम्मेदार उसे नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं एक नए साझेदार को फर्म में कौन कौन से अधिकार होते हैं। नए साझेदार के अधिकार, नए साझेदार के अधिकारों में पहला अधिकार आता है फर्म की संपत्तियों व दायित्वों, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। और दूसरा आता है फर्म के भावी लाभों
में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। ये उसके दो अधिकार होते हैं नए साझेदार के। कोई भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो उसके दो अधिकार कौन कौन से होंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करना और दूसरा फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करना। अब ऐसे तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसे किसी को शामिल नहीं करेंगे, तो जो साझेदार है वो नए साझेदार से डिमांड करेंगे। अब वो किस चीज की डिमांड करेंगे, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना कि नया साझेदार फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो पैसा चुकाएगा फर्म को, जो भी पैसा लेकर आएगा उसे उसकी पूंजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पूंजी। नया साझेदार फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं, और नया साझेदार फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है उसे उसकी ख्याति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ख्याति। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि नए साझेदार की पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो नए साझेदार की पूंजी से तात्पर्य है कि फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे नए साझेदार की पूंजी कहते हैं, और फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है उसे नए साझेदार की ख्याति कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म में कौन कौन से समायोजन होते हैं। तो नए साझेदार के प्रवेश पर समायोजन एक नए साझेदार के प्रवेश पर कुल मिलाकर के 6 समायोजन किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला जो नंबर 1 आता है वो नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात। पहला है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। नए लाभ अनुपात की गणना। दूसरा करना पड़ता है त्याग के अनुपात की गणना। त्याग अनुपात की गणना। तीसरे नंबर पे आएगा आपका फर्म की ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, दोनों चीजें आएगी। चौथे नंबर पे आएगा फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्वों का पुनर्निर्धारण। पांचवें नंबर पे आएगा संचित लाभ अथवा हानियों का समायोजन। संचित लाभ अथवा हानियां या संचित लाभ और अवितरित हानियों का समायोजन। संचय अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन। और छठे नंबर पे आएगा नंबर 6, वो होता है कि भाई पूंजी का समायोजन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा सबसे।
पूंजी का समायोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी नए साझा के प्रवेश पर जो समायोजन होते हैं, इन 6 समायोजनों को किया जाता है और अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जैसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, समझौते के अकॉर्डिंग। नया लाभ विभाजन अनुपात की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, त्याग के अनुपात की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। त्याग अनुपात अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि नया लाभ अनुपात क्या होता है, त्याग अनुपात क्या होता है, फिर आगे पढ़ेंगे ख्याति का मूल्यांकन लेखांकन, ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति के कितने प्रकार हैं, क्या क्या दशाओं है, मतलब टोटल ख्याति के बारे में पूरा नॉलेज। फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कैसे होता है, दायित्वों का पुनर्निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, किस प्रकार से किया जाएगा, क्या खाता बनाया जाएगा या क्या एक लेखांकन किया जाएगा, संचय अविक्रय लाभ हानि का समायोजन कैसे करेंगे और पूंजी का समायोजन कैसे करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन इन्हीं सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपन नए साझेदार के प्रवेश पर समायोजन में। ये 2 चीजें लेंगे आज अपन, नए लाभ अनुपात की गणना और त्याग अनुपात की गणना। इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो स्टूडेंट्स, नया लाभ अनुपात क्या होता है, देखिए कि नए साझेदार से सभी साझेदार फर्म के भावी लाभों को जिस अनुपात में आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ अनुपात कहते हैं। कई बार बच्चों को ये भी डेफिनेशन आती है कि नया लाभ अनुपात क्या होता है, कि सर अनुपात को अनुपात कहते हैं, नहीं, नया लाभ अनुपात क्या होता है, तो उसकी सही डेफिनेशन होगी कि नए साझेदार से सभी साझेदार फर्म के भावी लाभों को जिस अनुपात में आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ अनुपात कहते हैं। तो ये तो हो गया नया लाभ अनुपात। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि भाई जब नया साझेदार आता है तो पुराने वालों को अपने हिस्से के लाभ को क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई 2 मियां बीवी है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड वाइफ जो है डेली अपना खाना बनाते हैं, डेली खाते हैं, ठीक है, तो जनरली जो उनकी भूख है उसके अकॉर्डिंग रोटियां बनाई जाती है ना, खाना बनाया जाता है भूख के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए कि ये दोनों जैसे खाना खा रहे हैं और तीसरा कोई मेहमान आ गया, इनका कोई और गेस्ट आ गया, तो अब ये जो खाना खा रहे हैं इन्होंने इसको बैठा दिया साथ में कि आ जाओ भाई, आप भी शामिल हो जाओ। तो जाहिर सी बात है इन्हें अपने हिस्से का कुछ भोजन क्या करना पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा। तो देखिए, यानी कि उसे अपने हिस्से को इस मेहमान को देना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जब ये नया नहीं बना सकते, जितना है उतने में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही होगा कि कोई नए साझेदार के आते ही लाभ होना शुरू नहीं हो जाएगा। जो हो रहा है जनरल लाभ कि भाई डेली का डेली या साल भर से, तो वो लाभ तो चले गए, एकदम से अचानक लाभों में उछाल या उसके अंदर उतार नहीं आता है, ना उतार आता है ना चढ़ाव आता है ज़्यादा एक साथ, ठीक है, जनरली धीरे धीरे आता है। तो देखिए, तो पुराने साझेदार को क्या करना पड़ेगा, अपने हिस्से के लाभ को छोड़ना पड़ेगा, यानी त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग अनुपात होता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार जिस अनुपात में अपने हिस्से के लाभ का त्याग करते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पुराने साझेदार को क्या करना पड़ेगा, अपने हिस्से के लाभ को छोड़ना पड़ेगा, कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है, किसको, नए साझेदार को। अब ये त्याग का अनुपात का काम आएगा, तो नए साझेदार के हिस्से की जो ख्याति होगी उस ख्याति का जो समायोजन होगा, यानी कि जो बंटवारा होगा वो त्याग के अनुपात में होगा। नए साझेदार के हिस्से की ख्याति का मान लियो, नए साझेदार के हिस्से की ख्याति को हमेशा पुराने साझेदारों को त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा नया लाभ अनुपात और त्याग का अनुपात। अब हम नए लाभ अनुपात और त्याग के अनुपात से संबंधित जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इनकी कैलकुलेशन से रिलेटेड, इनकी क्या क्या अलग अलग दशाएं, किस दशा में किस तरह से लाभ अनुपात की गणना होगी नए वाले की और त्याग के अनुपात की, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नए लाभ अनुपात और त्याग अनुपात की गणना की दशाएं, टोटल 6 दशाएं। अभी यहाँ पे मैं 3 समझूंगा, फिर 3 और अगली बार में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इनके फॉर्मूले, त्याग का अनुपात, नया लाभ अनुपात या पुराना अनुपात, इनसे संबंधित फॉर्मूला क्या है। तो नए अनुपात का जो सूत्र होगा वो होगा ओल्ड रेशियो माइनस
यानी कि पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। त्याग के अनुपात का सूत्र होगा पुराना माइनस नया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो बराबर हो जाएगा न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइस रेशियो। एक जनरल एग्जांपल से बता देता हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, इनकी फर्म को 100 रुपए का लाभ होता है। कितना होता है? 100 रुपए का लाभ, जिसमें से 60 रुपए ए को मिलते हैं, 40 रुपए डी को मिलते हैं, ये बांट देते हैं। अब नया आ गया सी, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को अपने हिस्से का लाभ क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, तभी इसको सी को मिल पाएगा। जनरली उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, अभी भी मान लेते हैं 100 रुपए का ही होगा भावी लाभ भी, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब देखिए ये कौन सा है? पुराना है ना, कौन सा है? पुराना। अब मान लेते हैं कि दोनों ने 10 रुपए जो है सी को दे दिए, तो इसके अब कितने बढ़ेंगे? 50, इसको कितने मिलेंगे? 30, और इसको कितने मिलेंगे? 20। 10 ये दे रहा है, 10 ये दे रहा है, और इसके बाद मिलेंगे 20 रुपये, ठीक है। तो अब ये जो है नया अनुपात हो गया 50, 30 और 20, यानी कि 5:3:2। तो देखिए इसके हिसाब से फॉर्मूला कैसे बन गया? देखो ये पुराना था, ये क्या है? त्याग है, और ये कौन सा है? नया। तो पुराना माइनस त्याग करेंगे तो क्या आएगा? नया। तो ये देखो पुराना माइनस त्याग, कौन सा रेशियो है? नया। सैक्रिफाइस निकालना है, यानी अगर ये वाला त्याग निकालना है तो पहले 60 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 50। तो जो कमी हुई है वही क्या है? त्याग है। तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड माइनस न्यू। पहले 60 मिल रहे थे पुराना, नया 50 ही है, तो 60 माइनस 50, 10 रुपए क्या आ गया? त्याग आ गया। इसी तरह से ओल्ड रेशियो निकालना है अगर, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस। ये 50 प्लस 10 करेंगे तब कितना आएगा? 60 रुपये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया इन फॉर्मूलों को कि भाई ये कैसे बने। अब चलते हैं अपन इनकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ कि भाई क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन, कैसे किस टाइप की लैंग्वेज होगी। तो देखिए अपन एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि भाई ए और बी 2 पार्टनर हैं, और इनका अभी फिलहाल अनुपात दे रखा है 3:2। कितना दे रखा है? 3:2 दिया हुआ है। अब इन्होंने नए साल का सी को प्रवेश दिया, और सी का लाभ अनुपात है 1/5। अब देखिए रुपए पैसे में होता है तब तो उसी में से माइनस कर देते हैं, लेकिन रुपए पैसे में नहीं, भिन्न के रूप में समझ रहे हैं। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, रुपए में भी और ये भिन्नों के रूप में भी। तो देखिए जब केवल नए साल का अनुपात दिया गया, अब ये नहीं दिया गया है कि जो सी को लाभ मिलेगा, जैसे मैंने दिया 10 रुपए घटाए थे, अब ये सी का जो है ये नहीं दिया हुआ है कि 1/5 इसको ए से कितना मिल रहा है और बी से कितना मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो रुपए मिलेंगे, मान लो इसको कहते हैं 50,000 का लाभ देंगे रुपए में, लेकिन अब ये नहीं दिया हुआ है कि 50,000 में ए से कितने लेने हैं और डी से कितने लेने, बस 50,000 लेने। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि फर्म के कुल लाभ को 1 मान लिया जाएगा। फर्म के कुल लाभ को क्या मान लिया जाएगा? 1 माना जाएगा। माना फर्म का कुल लाभ बराबर 1। अब उसमें सी का लाभ कितना है? तो सी का हिस्सा दिया हुआ है 1/5। तो शेष लाभ निकाला जाएगा जिस तरह से गारंटी वाले प्रश्न में करते हैं कि भाई गारंटी है तो ए से कितनी है, बी से कितनी है। जब ये नहीं दिया होता है, फर्म द्वारा गारंटी होती है, तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप से कि भाई पहले फर्म के लाभ को 1 मान लो, पहले सी को पूरा हिस्सा दे दो। अब सी का 1/5 देंगे, फिर शेष लाभ की गणना करेंगे। शेष लाभ में से कुल 1 है, उसमें से 1/5 घटा दो, तो ये बच जाएगा आपका कैलकुलेशन करने पर 4/5। लसक लेंगे तो लसक हो गए 5 एकम, 5 माइनस 1 यानी 4/5। तो ये शेष लाभ है, और इस शेष लाभ को शेष साझेदारों में बांट दो, यानी 3:2 में। तो यहाँ आ जाएगा ए का नया लाभ, ए का नया लाभ हो जाएगा 4/5 गुणा 3/5, क्योंकि ये लाभ है। इस लाभ को 3:2 में बांटना है, तो 3 और 2 5, यानी 3/5 और 2/5। 4 दिया 12, 5 बने 25।
ये हो गया आपका ए का नया लाभ। इसी टाइप से बी का नया लाभ की कैलकुलेशन करेंगे तो बी का नया लाभ बराबर 4/5 गुना 2/5, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 पंजे 25, 8/25। अब देखिए सी का जो लाभ दिया हुआ है आपको, सी का नया लाभ, तो नया तो खुद ही नया ही है, पुराना तो है नहीं सी का 1/5 है ना। तो अब देखो जैसे कि इनके हर में कितने 25 है, तो इसको भी बराबर करना है सबको, तो बराबर करने के लिए गुना करना पड़ेगा। तो ये 5 है, तो 5 का गुना किससे करें 25 आ जाए 5 से, 5 पंजे 25, तो 5 से गुना ऊपर भी करना है नीचे भी करना है, तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, क्योंकि जब वापस इसको 100 करेंगे सरल करेंगे इसको तो 1/5 ही आएगा, 5 बटा कितना आ गया 25। तो अब जो नया अनुपात है ए बी और सी का, तो ए बी सी का नया अनुपात आ जाएगा 12:8:5, हर को छोड़ देंगे 12:8:5, ये इनका नया लाभनी अनुपात हो जाएगा। और बच्चों ये तो था नए लाभ अनुपात की गणना, पुराना आपको दिया हुआ है त्याग का अनुपात। तो बच्चों जब 10वीं के अंदर त्याग नहीं दिया होता है, सिर्फ पुराने साझेदार का नए साझेदार का हिस्सा होता है, तो पुराने अनुपात को ही त्याग का अनुपात मान लिया जाएगा। और जब आप कैलकुलेट करोगे तब भी त्याग का अनुपात यही आएगा 3:2 इस सूत्र से, ओल्ड माइनस न्यू करोगे ना तब भी वो 3:2 ही कैलकुलेट होगा आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो था पहली कंडीशन, जब कुछ नहीं सिर्फ नए साझेदार का हिस्सा दिया। अब जब त्याग का अनुपात समान, अब इसी क्वेश्चन के अंदर जैसे ये दो पार्टनर थे ए और बी, 3:2 के अंदर इन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/5 हिस्से के लिए। अब अगर प्रश्न कह दे कि ये सी का हिस्सा जो है ये सी ए और बी से समान अनुपात में प्राप्त करेगा। मान लो कि भाई जैसे सी को लाभ के रूप में 40,000 रुपये देने, कितने रुपए देने 40,000 रुपये, तो समान अनुपात का मतलब आधा, तो 20,000 ए से 20,000 बी से, तो ए का त्याग 20,000, बी का त्याग भी 20,000 रुपये हो गया, है ना, तो बराबर हो गया। तो अब देखिए जब त्याग का अनुपात समान हो, इस कंडीशन में इन अनुपातों की गणना कैसे होगी, तो अपन को जब त्याग दे दिया तो पहले त्याग लेंगे, तो यहाँ पे ए व बी का त्याग, अब शामिल इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि दोनों का क्या है एक समान है, अलग अलग होता तो अलग अलग कैलकुलेट होगा। तो ए और बी का त्याग सी को हिस्सा कितना देना है, टोटल 1/5, उसका कितना आधा ये देगा आधा ये देगा, तो 1/5 × 1/2 करेंगे तो ये कितना आएगा 1/10। नहीं समझ में आया गुणा कैसे किया, 1/2 क्यों किया भाई, जैसे टोटल सी का लाभ कितना देना 40,000, ए और बी दोनों मिलकर देंगे आधा आधा, तो 40,000 × 1/2 करेंगे ना, तो जैसे अगर मुझे निकालना है कि एक कितने देगा, तो 40,000 × 1/2, या उसको 2 से भाग लगा तो एक ही बात है ना, तो × 1/2, और बी भी कितना देगा 40,000 × 1/2। तो अब यहाँ पे 40,000 की जगह कितना है 1/5 है, रुपए भी नहीं होकर के ये जो है दिन के रूप में दिया हुआ है, तो 1/5 गुना 1/2 रुपए की जगह ये भाग आ गया, तो गुना किया 1/2 यानी 1/10 हो गया गुना करने पर। तो ये क्या है ए और बी का त्याग है। अब हमें क्या निकालना है नया अनुपात, तो ए का नया अनुपात या ए का नया लाभ बराबर, देखो फॉर्मूला क्या है नया वाले का, पुराना माइनस त्याग, पुराना ये है 3:2 यानी कि 3/5 और माइनस त्याग कितना आ रहा है 1/10। अब ये सॉल्व करने के लिए अपन को लसअ लेना पड़ेगा, तो जब लसअ लेंगे 5 और 10 का तो ये 10 ही आएगा, 5 का भाग 10 में 2 बार गया, 2 3 6 माइनस 10 एकम 10 एक बार भाग गया, 1 एकम 1, तो ये आ गया 6 माइनस 1 5/10, ये ए का नया लाभ। इसी टाइप से बी का
नया लाभ बराबर, अब देखिए बी का पुराना कितना है 2 बटा, ये 3:2 पुराना है तो 2/5 और माइनस वही त्याग 1/10, लसअ लेंगे 10 ही आएगा। 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 दूनी 4 माइनस 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 एकम 1, 4 माइनस 1 3/10। ये बी का नया लाभ आ गया। अब सी का नया लाभ, तो वो तो सी का नया ही रहेगा ना, तो सी का नया लाभ बराबर 1/5। अब देखिए 5/10, 3/10, 1/5, तो फिर वही कंडीशन जैसे मैंने कहा था कि यहाँ 5 है 25 करने हैं, तो यहाँ 5 है 10 करने हैं, तो 5 का बारा 2 बार यानी 5 दूनी 10, 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 बजे 10, 2/10। अब देखिए नया लाभ अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का कंबाइन मिला के 5:3:2, ये इनका नया लाभानी अनुपात। देखिए कब, जब त्याग का अनुपात समान हो, बराबर हो, तो जो नए वाले को देना है उसका आधा कर दो, वो पुराने वालों का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, ए और बी का त्याग। अब त्याग का अनुपात अगर निकालना है तो त्याग हो क्या कह रहा है, समान कह रहा है ना, समान का मतलब 1:1, तो ये जब 1/10 ये देगा, 1/10 नहीं देगा ना, तो 1/10 अनुपात 1/10 जब करेंगे तो 10 से 10 कट के 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया उनके त्याग का और नया लाभ वाली अनुपात। तीसरी कंडीशन में देखिए, अब पहले कंडीशन में सिर्फ अनुपात दिया होता है 1/5 देना है, दूसरे में कह दिया कि बराबर देना है, ए और बी बराबर देंगे। तीसरे में अब मान लेते हैं कि भाई ए और बी कोई 3:2 में साझा है, इन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/5 लाभ के लिए, लेकिन ये 1/5 जो है वो ए और बी से 2:3 में देना, ये 1/5 2:3 में देना है। तो देखो ये कौन सा हो गया, असमान अनुपात, अनुपात बराबर नहीं रहा ना, एक जना 2 इसे दे रहा है, एक जना 3 इसे। मान लो एक बार के लिए सी को रुपए 50,000 देने होते हैं, कितने रुपए देने लाभ के रूप में 50,000 रुपए देने सी को, और ये 50,000 रुपए ए और बी जो है 2:3 में देंगे, तो जाहिर सी बात है 50,000 गुना 2/5, 2 और 3 कितने हो गए 5, यानी कुल मिला के जो सी का लाभ है उसको 2:3 में क्या करना है, बांटना है। ठीक है, तो जैसे ये रुपए में होता है 50,000, तो 50,000 को 2:3 में बांटने के लिए क्या करेंगे, 50,000 गुना 2/5 और 50,000 गुना 3/5, यही करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग त्याग का अनुपात दिया हुआ है, चाहे वह असमान है, तो पहले लिखेंगे ए का त्याग, ए का त्याग। अब ए का त्याग हो जाएगा, देखो रुपए 50,000 को इसमें बांटना है, तो 50,000 के लिए कितना है 1/5, तो 1/5 गुणा 2/5, 2 और 3 कितने हो गए 5, 2/5, 2 एकम 2, 5 पंजे 25, 2/25। इसी तरह से बी का त्याग, तो बी का त्याग हो जाएगा 1/5 गुणा 3/5, ये 3 और 2 5, तो 3/5, 3 एकम 3, 5 बजे 25, ये क्या निकला, त्याग निकला ए और बी का। अब नया अनुपात निकालना है, तो नए में क्या होता है पुराना माइनस त्याग, तो जब तक त्याग नहीं होगा तो अपन नया निकाल नहीं सकते, है ना, तो पुराना तो है लेकिन त्याग निकालना जरूरी है। ठीक है बच्चों, और यहाँ था ही नहीं, इसलिए लाभ को 1 मानने पहले एक को दे दो, बाकी बचा वो बांट दो। लेकिन अब यहाँ पे जो है नए अनुपात की गणना में पुराना भी होना चाहिए, त्याग भी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो नया निकालने के लिए पहले किसकी कैलकुलेशन करी, त्याग के अनुपात, क्योंकि पुराना तो अपन को क्या है दिया हुआ है, त्याग का अनुपात चाहिए, तो वो त्याग बराबर था, तो इसका आधा करने पर त्याग आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी त्याग का अनुपात पहले निकालेंगे, तो 1/5 गुना 2/5 और 1/5 गुना 3/5। अब लिखिए नए लाभ के अनुपात की गणना, नए
लाभ वाली अनुपात की गणना। तो नए लाभ वाले अनुपात की गणना में सबसे पहले चलते हैं ए का। तो फॉर्मूला वही पुराना माइनस त्याग। पुराना ए का कितना है 3/5 माइनस त्याग, तो त्याग ए का कितना है 2/25। अनुपात लेंगे सॉरी दशक लेंगे 5 और 25 का, तो 25 ही आएगा। फिर 5 का भाग 25 में 5 बार 5 दिया 15 माइनस 2 ही आएगा क्योंकि 25 में 25 एक बार 2 से गुणा करेंगे 2, 15 माइनस 2 किया कितना आ गया 13/25। फिर इसी टाइप से डी का निकालेंगे, तो डी का हो जाएगा पुराना कितना है, पुराना डी का 2/5 और माइनस त्याग, तो त्याग डी का कितना है 3/25, 3/25 वही प्लस 5 और 25 का 25, 5 का भाग 5 बार 5 दूनी 10 माइनस 1 बार 3 एकम 3, 10 माइनस 3 7/25। ये बी का नया हो गया। अब सी का, तो सी का नहीं है वो, तो सी का कितना दिया हुआ है 1/5। अब इसे 1/5 हो गया करेंगे, 5 को कितना बनना है 25, क्योंकि उन दोनों के बटे में कितने हैं 25, तो 5 पंजे 25 5 बार 5 एकम 5 5 पंजे 25। ये सी का, और तीनों का नाम हो जाएगा नया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 13/7/5, 13/7/5। ये हो गया इनका नया लाभवाली अनुपात। ठीक है बच्चों, तो ये 3 दशाएं थी। अब 3 और दशाएं वो भी चलते हैं अपन आगे। देखिए स्टूडेंट, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 में ये है कि जैसे यहाँ त्याग 2 जने करते थे, अब यहाँ कंडीशन नंबर 4 में त्याग सिर्फ 1 जना लगा। जब नया साझेदार अपना संपूर्ण हिस्सा एक ही साझेदार से प्राप्त करना हो सिर्फ एक जने से, तो इस कंडीशन में त्याग का अनुपात निकालने जरूरत है, क्योंकि एक ही आदमी संपूर्ण लाभ जो है एक ही आदमी से लेना है। तो यहाँ पे जिससे लेना है उसी में से क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा किससे लेना है एक आदमी से। अब मान लो जैसे ए अनुपात बी दिया गया है कि 2 साझेदार है 7/3 में पार्टनर है, सी को नया पार्टनर बनाया 3/10 के लिए, और ये हिस्सा ये सिर्फ मिलेगा ए से। किससे लेना है ओनली फॉर ए से। तो इस कंडीशन में जिस आदमी से लेना है केवल लाभ उसी का परिवर्तन होगा, बाकी वाले ने तो त्याग किया नहीं तो उसका परिवर्तन होगा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे ए का नया लाभ। अब ए का नया लाभ कैसे गणना करेंगे, कोई पुराना माइनस त्याग। पुराना कितना है 7 और 3 10, यानी 7/10 और माइनस त्याग। तो ये जो सी को दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या हो गया त्याग हो गया, तो 3/10 घटाएंगे 7 में 10 में, तो 7 में से 3 गया कितना बच गया 4/10। तो अब देखिए ये तो ए का नहीं हो गया, बी का वही रहेगा कितना 3/10 और सी का भी कितना है 3/10। सबके बटे में 10 ही है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 4/3/3। ये हो गया ए बी सी का नया अनुपात। ये थी कंडीशन नंबर 4। ओके, देखिए स्टूडेंट, ये है कंडीशन नंबर 5। इस कंडीशन में क्या होगा देखिए कि जब त्याग एक निश्चित अनुपात में दिया हो, मतलब देखो एक कंडीशन मैंने बताई थी कि समान वाली, त्याग क्या था बिल्कुल समान बराबर, एक था असमान। तो मतलब जो हिस्सा दिया हुआ था उसको क्या करना था अनुपात में बांटना था। जैसा कि मैंने तीसरे में बताया था कि भाई 1/5 हिस्सा था, उसका अनुपात दिया हुआ था 2/3। लेकिन यहाँ क्या है देखो कि हिस्सा भी दिया हुआ 3/10, लेकिन उसमें क्या है कि ये 3/10 में ए से लेना है 2/10 और बी से लेना है 1/10। तो ये समान है, इन दोनों को जोड़ेंगे ना प्लस करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 3/10। जबकि इसमें जो है ना वो अपन ने क्या किया था 1/5 इंटू 2/5 और 1/5 इंटू 3/5। जब ये ऐसे अनुपात में होता है तब तो त्याग के लिए गुणा करना पड़ता है, और जब अनुपात में नहीं होगा कि ये भिन्न रूप में होता है 2/10 1/10 जोड़
रूप से कह दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी को दे रहे हैं 30,000 रुपये, कितने दे रहे हैं 30,000, उसने कह दिया ए से 20,000 ले रहे हैं और बी से 10,000 ले रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्ट रुपए दे दिए तो वहाँ पे रुपए घटा देंगे। तो अब ये जो दिया हुआ है ये त्याग का अनुपात ही है, और त्याग का अनुपात अगर यूँ अपन देखें तो ये कितना आएगा 2:1। कैलकुलेशन जब करेंगे तो कितना आएगा 2:1, 2/10 और 1/10। ठीक है बच्चों, अब नए अनुपात की गणना करते हैं। तो नया अनुपात की गणना, नए अनुपात की गणना सबसे पहले ए का तो फॉर्मूला हुई पुराना, तो पुराना 7/10 माइनस त्याग ये रहा इसका 2/10, तो ये हो जाएगा 5/10। फिर बी का, तो बी को मिल रहा है पहले पुराना 3/10 माइनस करना है कितना 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10। और सी का तो दिया हुआ है कितना 3/10, तो सबके बेटे में 10 ही है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 5:2:3। ये इनका अनुपात आ गया नया लाभनी अनुपात। ये थी कंडीशन नंबर 5। अब लास्ट कंडीशन नंबर 6 बची है। कंडीशन नंबर 6 के अंदर जो है वो है कि जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में समर्पण करते हैं। देखिए इसमें लास्ट कंडीशन कि जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग क्या करते हैं। पुराने साझेदार अपने हिस्से का मतलब विनिमय होता है, गुना होता है। अब इस कंडीशन में सी का लाभ नहीं दिया होगा, ठीक है, जो ए देगा और जो बी देगा उस दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा सी का लाभ होगा। तो जैसे देखिए ए और बी 3:2 में साझेदार है, इन्होंने सी को पार्टनर बनाया। अब ए कह रहा है मैं अपने हिस्से का 3/10 और बी कह रहा है मैं अपने हिस्से का 4/15 सी को दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा ए का त्याग कि भाई ए कितने देगा और बी कितने देगा, ये ज्ञात करना पड़ेगा ए और बी का एक्चुअल त्याग। तो जैसा ए देगा मैं अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना है 3/5, 3/5 का 3/10, तो ये 3/10। फॉर एग्जाम्पल ए को जो है वो 80,000 रुपये लाभ मिलता है, उसने कहा मैं अपने हिस्से का आधा, तो 80,000 का अपन क्या करते थे आधा, तो 80,000 ए का लाभ हो गया। तो यहाँ लाभ ए का कितना है 3/5, ये 3/5 गुणा करते जितना त्याग कर रहा है, त्याग कितना कर रहा है 3/10, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 9 और 5 × 50, 9/50। इसी टाइप से सी का देखें, सॉरी बी का देखें तो 2/5 गुणा 4/15, बी कितना त्याग करना है 4/15, 2 × 4 8 और 15 × 5 75, 8/75। अब देखिए ए का त्याग बी का त्याग, ये तो त्याग आ गया। अब हम निकालेंगे नए लाभनी अनुपात की गणना। तो नया लाभनी अनुपात की गणना, नए में सबसे पहले ए को लेते हैं, पुराना माइनस त्याग, पुराना कितना है 3/5 और त्याग कितना कह रहा है 9/50, तो 10 आ गया 50, 10 बार 10 दिया 30 माइनस 9 करेंगे तो यह आएगा 21/50। इसी तरह से बी का लाभ निकालेंगे तो बी का 2/5 माइनस बी का त्याग 8/75, तो ये हो गया 75 और 5 का दशमलव लेंगे तो 75 आएगा। 15 × 30 माइनस 8 यानी 22/75। फिर उसके बाद सी का, तो सी को तो जो है जितना ए देगा और बी देगा वही लेना है, तो 9/50 प्लस 8/75, 75 और 50 का दशमलव लेने आएगा 150, 150, 3 बार 9 दिया 27 प्लस 2 बार 2 × 16, 27 और 16 हो गया 43/150।
अब देखिए सी के बटे में कितने हैं 150, जबकि इनमें कितने हैं 50 और 75। तो बराबर करने के लिए 50 का 3 बार बार हो गई, तो 3 से गुणा करने पर हो जाएगा 63 बटा 150, और ये 2 से गुणा करेंगे 22 गुना 44 बटा 150। तो देखिए नया लाभानी अनुपात जो है वो हो गया 63:44:43। ठीक है, नया लाभानी अनुपात 63, 44 और 43 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 63:44:43, ये हो गया नया लाभानी अनुपात। और त्याग का अनुपात रहेगा तो इन दोनों का अनुपात करेंगे। देखो ए और बी का त्याग है ना, तो त्याग का अनुपात की कैलकुलेशन इससे करेंगे। तो जैसे कि हम इसको भी अगर बराबर करें तो लसअ लेना पड़ेगा, तो आप इसको भी 150 कर दो, इसको भी 150 कर दो, बराबर। तो 9 या 27 बटा 150 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 बटा 150 हो जाएगा। तो त्याग का अनुपात हो गया 16:27। ये त्याग का अनुपात कहलाएगा 16:27। और देखो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 43 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 43 रुपये उसको कैसे कैसे मिलेंगे 27 और 16 के अनुपात में। तो ये था बच्चों आज का अपन का लेक्चर, जिसमें अपन ने नए साल के प्रवेश पर नए लाभानी अनुपात की गणना कैसे कैसे की जाती है अलग अलग दशाओं में, इसके बारे में पढ़ा था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ में ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।